हाँ जी बच्चों, टुडे वी हैव टू स्टार्ट अ न्यू सब्जेक्ट। सबसे इजी बच्चों आपका यही सब्जेक्ट है। तो मैं जिस क्लास में जाऊंगा मैं उसमें यही बोलूंगा। तो मैं एडवांस अकाउंट में आऊंगा, मैं उसमें यही बोलूंगा। सबसे इजी वही है। एफएम में आऊंगा तो मैं वही चीज बोलूंगा, ठीक है ना। तो बच्चों हमारे पास जो सब्जेक्ट है, तो राइटिंग बड़ी खराब होगी मेरी। कॉस्ट मैनेजमेंट। बच्चों रफली आपके पास 13 से 14 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और कंटेंट वही रहेगा आपके पास। 30 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा और 70 मार्क्स का आपके पास सब्जेक्टिव होके यहाँ पर चलेगा। पेपर 100 नंबर का हो जाएगा। वो दो दो नंबर के आपके 15 क्वेश्चन आपके पास आते हैं एमसीक्यू के। एंड 70 मार्क्स के 14 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पास होंगे। एक क्वेश्चन चॉइस आपको वहां पर मिल जाएगी। ओवरऑल जो सब्जेक्ट आपका है वो प्रैक्टिकल है। आपको ऐसी बहुत सारी बातें सुनने मिलेगी। थ्योरी एग्जाम में आती है, ये आता है वो आता है, लगभग ना के बराबर थ्योरी एग्जाम में आके यहाँ पर चलती है। ये फाउंडेशन में आपका मैथमेटिक्स हो गया। वहां भी आप सुनते हैं काफी कि एग्जाम में थ्योरी आती है, पर थ्योरी बच्चों कंसेप्चुअल आती है, ठीक है ना। लॉजिकल थ्योरी आपके एग्जाम में आती है, अदरवाइज ऐसा थ्योरी एग्जाम में आके यहाँ पर नहीं चलती है। बाकी मर्जी है इंस्टीट्यूट की, जो चाहे वो डाल सकता है। पर रूटीन में 10 ऑफ मतलब 11 आउट ऑफ 10 टाइम्स बच्चों एग्जाम में नहीं आती है। ये पैटर्न आपके पास यहाँ पर सेट है। बच्चों सब्जेक्ट का जो नेचर है इसको ध्यान से समझना कि जब भी आप इसको पढ़ोगे तो एज अ बिजनेसमैन सोचना, नॉट एज अ स्टूडेंट। तो बहुत इजी हो जाएगा। रट्टा मारोगे और सोचो एज अ स्टूडेंट, नहीं होने वाला है, फंस जाओगे। ये सब्जेक्ट थोड़ा ऐसा है। एज अ प्रैक्टिकल सोचना कि हाँ आप एक बिजनेस कर रहे हो, आपके सामने ऐसा ऐसा हो रहा है, एक सिचुएशन दिमाग में लेके चलना। हर क्वेश्चन को एक केस के तौर पर पढ़ना। एक केस स्टडी आपके पास दी हुई है, समझे बात यहां पर, और उसके अनुसार पढ़ना। दूसरी बात, फिगर ढूंढना छोड़ देना। मैं कई बार बोलता हूं आपको यहां पर, जब कोई फॉर्मूला आपके पास है, आप फिगर ढूंढ रहे हो कि यार इसकी फिगर कहां मिलेगी, नहीं। जो वर्ड्स पहले लिखे हुए ना फिगर से, उनको पढ़ने की स्किल डेवलप करो। वो एक दिन में नहीं आएगी, एक महीने में नहीं आएगी। कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करने से अपने आप आपके अंदर इनबिल्ट हो जाएगी, ठीक है ना। आप वर्ड्स क्या लिखे हुए हैं उसको पढ़ने की कोशिश करो, वो क्या कहना चाह रहा है। जो फिगर का मतलब है वो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा, फिगर करना क्या है। अब बात समझे यहां पर। और वो चीज पढ़ने प्रॉब्लम है उसको बार बार समझो। नहीं समझ में आ रहा है मुझसे पूछो, मेरी बात समझे यहां पर फिगर ढूंढना छोड़ दो। जितनी आदत छोड़ दोगे ये हो जाता है। ये जब आप एंटर कर रहे हो ना, इंटर में एंड में आने तक ये आदत आप अपने आप आपकी बदल जाएगी। कि जहां पर आप अभी तक आप फिगर ढूंढते थे, यार सेल कहां पे लिखी हुई है, परचेज कहां पे लिखी हुई है, ढूंढो और चिपका दो। ये आदत अपने आप आपकी छूट जाएगी। पर जितना जल्दी छोड़ोगे उतना आपके लिए फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो बच्चों अगर मैं बात करूं यहां पर इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास दो तरह की चीजें कवर होती हैं। मैं पूरे सिलेबस का एक बार आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। बच्चों दो चीजें हमारे पास कवर होंगी, एक गुड्स, सेकेंडली यहां पर सर्विस। और बच्चों ध्यान से पढ़ो, सब्जेक्ट के अंदर पहला वर्ड आपके पास यहां पर क्या है, कॉस्ट। कॉस्ट हमारे लिए क्या होती है, कीमत, लागत, कोई भी काम करने का खर्चा, जिसको आप क्या बोलते हैं यहां पर, कॉस्ट कह के यहां पर चलते हो। अब मैं जो आपको कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूं, ये बच्चों अपने आप में गुड्स इंडस्ट्री है या सर्विस इंडस्ट्री है। ये सर्विस इंडस्ट्री है। इसके लिए आप एक चैप्टर पढ़ोगे जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्विस कॉस्टिंग। जिसे हम क्या बोलेंगे, सर्विस कॉस्टिंग। अब मेरी बात समझिए यहां पर, कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का पता करना, इसको आप क्या बोलते हैं, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। भाई मैंने आपको बोला भाई बच्चों कॉस्टिंग की फीस है 16,500, क्या इसमें मेरा प्रॉफिट शामिल होगा, 16,500 में मेरा प्रॉफिट शामिल होगा। और प्रॉफिट के अलावा जो चीजें बची वो मेरे लिए क्या होगी, कीमत होगी, कॉस्ट होगी। अब मेरे लिए क्या कॉस्ट है, मैंने आपको मॉड्यूल दिया, मैंने टाइम स्पेंड किया, ठीक है। मेरा बिजली का खर्चा आपके पास है, मेरा एसी का खर्चा आपके पास है, ये सारे मेरे लिए क्या है, कॉस्ट यहां पर है। डन बच्चे, यहां पर मैंने इन सबको जोड़ा,
प्लस अपना प्रॉफिट और क्या निकाल दिया, सेल वैल्यू, ठीक है। पर सेल वैल्यू निकालने से पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी, कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, तभी तो आप उसमें क्या प्लस करोगे, प्रॉफिट। ये करते कैसे हैं, कैसे जोड़ते हैं, क्या तरीका अप्लाई करना चाहिए, इसको आप क्या बोलते हैं यहाँ पर, सर्विस कॉस्टिंग कह के यहाँ पर चलते हो, सर्विस इंडस्ट्री में कैसे करके यहाँ पर चलेंगे। इतनी बच्चों बात आ रही सुनो यहाँ पर, यहां पर कोई डाउट। ऐसे बच्चों आपके पास आता है गुड्स इंडस्ट्री, गुड्स को आप क्या बोलते हो, प्रोडक्ट, या क्या बोलते हो, फिनिश गुड्स, या फिर क्या बोलते हो, आउटपुट। फिनिश गुड्स या फिर आउटपुट, सारी बातें एक ही हैं। कोई दिक्कत बच्चों यहां पर, चीजें विजुलाइज कर पा रहे हो। एज अ बिजनेसमैन सोचना आपको यहां पर, अपनी साइकोलॉजी को चेंज करो यहां पर, ठीक है ना। अब एज अ बिजनेसमैन हो, आपका काम चल रहा है, जो गुड्स आप बना रहे हो, जैसे पेन आपके हाथ में है, ये अपने आप में क्या है, गुड्स यहां पर है, इसको आप क्या बोलते हो, फिनिश प्रोडक्ट, इसको आप क्या बोलते हो, आउटपुट, इसी को आप क्या बोलते हो यहां पर, प्रोडक्ट। डन बच्चे यहां पर। अब इसको बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए मुझे बेकार सा पेन हो गया, तो इसको बनाने के लिए मेरे पास मुख्य तौर पर तीन तरह के एलिमेंट्स आते हैं, मुख्य तौर पर तीन तरह के एलिमेंट्स आके चलते हैं। एलिमेंट्स यानी कि कंपोनेंट्स, यानी कि जो गुड्स आप बनाओगे वो किससे बनेगी। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए आपको, मटेरियल। आ रही बात में यहां पर, क्या खाली जो मटेरियल है उससे काम चल जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल कॉस्टिंग। फिर क्या चाहिए आपको, लेबर, इसको हम क्या बोलते हैं, लेबर कॉस्टिंग। इसके अलावा एक और आपको चाहिए, सुनो ध्यान से, घर पे आपको चाय बनानी है, घर पे आपको चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, अपनी कॉमन सेंस अप्लाई करो। मैं बोला आपको यहां पर अपनी कॉमन सेंस अप्लाई करिए। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, मदर के अलावा, चाय आपको बनानी है, मदर को नहीं बनानी यहां पर, चाय आपको बनानी है यहां पर, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, हाँ जी, चाय पतीला चाहिए, और चाय बनानी है, चाय पतीला चाहिए, पीनी नहीं है, बनानी है, तो चाय चाय होनी चाहिए वहां पर, पतीला चाहिए ना। तो मेरी बात समझो, एक पतीला आपके पास हो गया, एक दूध आपके पास हो गया, पानी आपके पास हो गया, चाय पत्ती आपके पास होगी, शुगर आपके पास होगी, और मसालेदार चाहिए तो इलायची, अदरक, लौंग, ये सब आपको चाहिए। ये सारा कहीं ना कहीं आपके पास क्या है, मटेरियल, वो किचन में मिल जाता है। पहले बना रखी होगी, पहली बार मिल जाएगा, वरना ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद अगली स्टेज कौन सी आती है, लेबर की। अगर आपके मटेरियल है तो चाय बनाने वाला भी चाहिए आपको, या आप खुद लेबर हो या आपकी मदर लेबर है। अल्टीमेटली एक पर्सन चाहिए जो अपने एफर्ट्स इस्तेमाल करे। इसके अलावा एक चीज आपको और चाहिए, गैस, वेरी गुड। और क्या चाहिए यहां पर, चूल्हा। अब चूल्हे की बात यहां पे करो, पतीले की बात यहां पे करो, ठीक है। ये आपके पास, इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरहेड्स, इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरहेड्स। अभी सिंपल शब्दों में कॉमन एक्सपेंसेस होता नहीं है, समझाने के लिए। भाई गैस का इस्तेमाल क्या सिर्फ चाय बनाने के लिए होता है, नहीं, सब्जी बनती है वहां पर, जो आपके बर्तन है मल्टीपल पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। ये आपने पढ़ा हुआ है, इसको आपने अकाउंट से पढ़ा हुआ है, ऐसा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन से, इनडायरेक्ट, मतलब ओवरहेड्स में क्या क्या लेते हो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये पढ़े हुए आप सबने यहां पर। सेलिंग एक्सपेंस हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो गए, ऑफिस एक्सपेंस हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हो गए, याद आ रहा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डन बच्चे यहां पर। इसके अलावा एक खर्चा और आता है यहां पर, फैक्ट्री का, ठीक है। पर कॉस्टिंग के अंदर हम वर्ड एक्सपेंस इस्तेमाल नहीं करते, हम क्या बोल देते हैं यहां पर, ओवरहेड्स। हम क्या बोलते हैं यहां पर, ओवरहेड्स। ये बात आ रही बच्चों समझ यहां पर, कोई दिक्कत है यहां पर, ठीक है। अगर पहले समझना समझ लो, बाद में नोट कर लेना जैसे आपको ठीक लगे, पर मैं जो बोल रहा हूं वो बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, और आपका ओवरहेड्स हो गया।
जब इन तीनों को प्लस करोगे तो ये तो अल्टीमेटली क्या बनेगी, चाय। डन बच्चे यहां पर। अब उस चाय के लिए आपको तीनों को प्लस करना होगा, ठीक है। जब तीनों प्लस करोगे, वो प्लस करना तरीका क्या है, जिसको आप क्या बोलते हैं यहां पर, कॉस्ट शीट। जिसको आप क्या बोलते हैं यहां पर, कॉस्ट शीट। यानी वो शीट जिसमें आपके सारे सारे क्या आ रहे हैं, खर्चे आके चल रहे हैं, इसको आप क्या बोलते हैं यहां पर, कॉस्ट शीट। डन बच्चे यहां पर। हमारी कॉस्ट शीट जो बन रही है कॉस्टिंग के अंदर, वो अकाउंट से अलग होती है। अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव अलग होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव अलग होता है। अब हम यहां पर कौन है, ICWA। जो कॉस्टिंग का पार्ट है, ये किसका पार्ट होता है, CWA का, CMA। हम आजकल इसको CMA बोलते हैं, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट। आ रही बात है यहां पर, या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, CMA। डन बच्चे यहां पर। तो ये उसका ऑब्जेक्टिव होता है। अब कॉस्टिंग का अपना ऑब्जेक्टिव है, अकाउंट्स का अपना ऑब्जेक्टिव है। अब बच्चे सोचो एक बार, आप तो CA कर रहे हो, आप अकाउंट्स भी पढ़ रहे हो, आप कॉस्टिंग के अंदर भी पढ़ रहे हो, आपको तो नॉलेज है कि अकाउंट्स क्या बोलता है, कॉस्टिंग क्या बोलता है। पर जिस कंपनी के लिए आप काम करोगे, जिस कंपनी के लिए काम करोगे, जो उसका MD होगा, जो उसका मालिक होगा, क्या वो एस पढ़ के आया होगा? सोचो एक बार, वो तो नहीं पढ़ के आया ना। जो हमारे कनाल के अंदर जो हम बोलते हैं लाला फर्म है, ठीक है। अब लाला फर्म का जो लाला बैठा हुआ है, क्या वो पढ़ के आया पहले? उसको नहीं पता ये क्या होता है। और सबसे मजेदार बात क्या है, अकाउंट्स का प्रॉफिट अपना आता है, कॉस्टिंग का प्रॉफिट अपना आता है। दोनों के प्रॉफिट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। दोनों सही होते हैं पर डिफरेंट होते हैं। क्यों? कि दोनों के प्रिंसिपल क्या है, डिफरेंट है। दोनों के रूल आपके पास क्या है, डिफरेंट है। तो प्रॉफिट भी आपके पास क्या हुआ, डिफरेंट होगा। अब लल्ला क्या सोचेगा, यार अकाउंट्स के अंदर तो प्रॉफिट आया मान लो 1 लाख रुपए का, कॉस्टिंग के अंदर प्रॉफिट आया 2 लाख रुपए का। वो क्या सोचेगा, तो चोर आदमी है, उसको नहीं पता इस चीज का भाई अकाउंट्स क्या है, कॉस्टिंग क्या है। अब बात समझे यहां पर। तो आप क्या बोलोगे, नहीं 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 भाई, ये तो हमारी अकाउंटिंग करना तरीका ही ऐसे है, कॉस्टिंग के अंदर अकाउंटिंग ऐसे होती है, अकाउंट्स में ऐसे होती है। तो वो क्या क्या बोलेगा, प्रूफ करो। क्या बोलेगा, प्रूफ करो भाई दोनों चीजें आपकी एक जैसी है। तो उसके लिए आप क्या बनाते हो, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। जैसे आपने +1 के अंदर बनाया हुआ है BRS, BRS के अंदर आप क्या रिकंसाइल करते हैं, वहां पर कैश बुक और पासबुक। यहां पर क्या रिकंसाइल होगा, कॉस्टिंग के रिकॉर्ड और अकाउंट्स के रिकॉर्ड। डन बच्चों यहां पर, किसी बच्चों डाउट, वर्ड्स आ रहे समझ यहां पर, ठीक है। बच्चों अकाउंट्स में आपकी बुक्स मेंटेन होती है, बुक्स यानी कि जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट और बैलेंस शीट। समझते बात है यहां पर। कॉस्टिंग के अंदर भी बुक्स मेंटेन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या हो गया, बुक्स मेंटेन करना, किसमें, कॉस्टिंग के अंदर। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, कॉस्ट बुक कीपिंग बन के यहां पर चलेगा। मैं जो सारे नाम लिख रहा हूं आपके सामने ना, ये सारे आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है। कॉस्ट बुक कीपिंग। डन बच्चे यहां पर। अब पॉइंट क्या होता है, जो हमारे पास कॉस्टिंग है ना, वो बहुत जगह निकाली जाती है। जैसे मान लो गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग करना, अब कार की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसकी कीमत निकालना जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। और अब कोल्ड ड्रिंक की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसकी कीमत निकालना तरीका डिफरेंट होता है। अब मेरी बात समझे यहां पर। जैसे मैंने आपको क्या बोला, सर्विस इंडस्ट्री। अब सर्विस में कीमत निकालना तरीका आपके पास क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ वर्क, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ वर्क। बात समझे यहां पर। और उस नेचर वर्क के अकॉर्डिंग एक आपके पास आती है प्रोसेस कॉस्टिंग, एक आपके पास आता है यूनिट कॉस्टिंग, एक आपके पास आता है जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, और एक आपके पास आता है कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि जो लास्ट वाला है ना, ये अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये कट चुका है। पर मैं वैसा आपको बोल दिया यहां पर, नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग। अब मैं इसमें जाने वाला नहीं हूं, ये कहां पर कौन सा अप्लाई होने वाला है, अभी कोई फायदा नहीं इन चीजों के बारे में बात करने का, वो हमारा भी ऑब्जेक्टिव यहां पर नहीं है। डन बच्चों यहां पर, इतनी बात आ रही समझ में, ठीक है। बच्चों होता क्या है, इसके अलावा
इसके अलावा प्लीज ऊपर कॉस्टिंग के नोट्स होंगे ऐसे वाले फॉर स्टेट, देखो ऊपर है क्या नाम हो मटेरियल कॉस्टिंग, नहीं हो ना तो हिमांशी के पास होंगे मेल पर, ऐसे वाले, ये वाले नहीं, ये वाले बुक्स में देख ले एक बार। डन बच्चों यहां पर, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हमारे पास एक चैप्टर आएगा जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल। अब ये क्या होता है, बजटरी कंट्रोल क्या होता है? बजट बच्चों, बजट क्या होता है? एस्टिमेट करना। कोई भी फैक्ट्री जब काम करती है ना, फैक्ट्री फैक्ट्री और ऑफिस बोथ आर डिफरेंट। तो बस बात यहां पर, जहां पर हिमांशी बैठी हुई है ये फैक्ट्री है कि ऑफिस है? ऑफिस। जहां बैठे हुए हो ये फैक्ट्री है कि ऑफिस है? ये एक तरीके की फैक्ट्री है समझने के लिए। कैसे? आप बच्चों आए फाउंडेशन में और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? सीए बनना। जब आप फाउंडेशन में आए यू आर रॉ मटेरियल, जब सीए बन जाओगे तो आप क्या बन जाओगे? फिनिश गुड्स। तो फैक्ट्री वो प्लेस होता है जहां से रॉ मटेरियल क्या होता है? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है। जो घर में किचन होती है समझने के लिए, वो आपके लिए क्या बन जाएगी? यहां पर फैक्ट्री। वहां पे जो रॉ मटेरियल है वो अल्टीमेटली क्या होता है? फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। बात समझे? यहां पर ऑफिस में ये काम नहीं होता। ऑफिस कौन सा काम होता है? एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है बच्चों, फीस लेना, उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, कोई क्वेरी आपके पास आ रही है, जब कई बार आपको पता है कि कई बार लाइट चली आती है, जनरेटर ऑन करवाना है, मेरे को फटाफट मैसेज किया भाई जनरेटर ऑन कर दो। यहाँ पर समझते बात है? यहाँ पर तो जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है कि भाई पूरे ऑफिस में काम ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, उसको आप क्या बोलते हैं? ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। और माल बेचने के लिए आपके पास क्या आता है? सेलिंग डिपार्टमेंट आता है। ठीक है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? यहां पर बजटरी कंट्रोल, बजट मेंटेन करना। देखो सीधी बात है बच्चों, आप जब भी कोई काम करते हो, आपने अगर आप मान लो फैक्ट्री के मालिक हो और आपको गुड्स बनानी है, तो पहले आपका एस्टिमेट तो होगा ना कि इसको बनाने में कितना खर्चा आके यहाँ पर चलेगा। अभी आपने फाउंडेशन के एग्जाम दिए, फाउंडेशन में आपको 200 नंबर चाहिए थे, ठीक है, तो पहले आपने एस्टिमेट किया होगा कि फाउंडेशन में मेरे नंबर कहां से आएंगे। एग्जाम देने से पहले बात कर रहा हूं मैं, एग्जाम देने से पहले आपने एस्टिमेट किया होगा कि मेरी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग नंबर कहां से आएंगे। जैसे आप इंटर कर रहे हो, और इंटर हम क्या बोलते हैं, और आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं तो 3 पेपर में 60 प्लस होने चाहिए। हमने आपको एस्टिमेट दिया विद 3 पेपर में आपके क्या आने चाहिए? 60 प्लस आने यहां पर चाहिए। बाकी 3 में 40-45 तो आपके आ जाएंगे। 40 नंबर वहां पर नहीं आते जहां में सब्जेक्ट आता ही नहीं है। मेरी बात समझिए, यहां पर सब्जेक्ट आता है, 40 मार्क्स का कुछ कभी इश्यू आके यहां पर नहीं चलता है। बात समझिए, यहां पर हमने आपको एस्टिमेट दिया, पर जब आपने एग्जाम दिया, जब आपने एग्जाम दिया और आपके असल में नंबर आए, क्या एस्टिमेट के अकॉर्डिंग नंबर आते हैं? डिट्टो वैसे नंबर आएंगे जैसे आपने एस्टिमेट किया था? बिल्कुल वैसे नंबर आएंगे नहीं, नंबर कम भी आएंगे और ज्यादा भी। ठीक है, तो जो एस्टिमेशन का काम है ना, जो एस्टिमेशन का काम है वो आपका किसमें होता है? बजटरी कंट्रोल में। बजट तैयार करना, बजटरी कंट्रोल, ठीक है, बजट तैयार करना और उस बजट को एक्चुअल से कंपेयर करना। तो समझ में नहीं आया? कंट्रोल बच्चों आपने पढ़ा हुआ है फाउंडेशन, फाउंडेशन नहीं +1 में, ध्यान आपको, कंट्रोल बिजनेस मैनेजमेंट, वहां पे क्या पढ़ाया था कंट्रोल के लिए? कि भाई कंट्रोल क्या होता है? जहां पर आप एस्टिमेट को एक्चुअल से कंपैरिजन करके चलते हो। डेफिनेशन आपको याद हो, मुझे आज भी याद है, ठीक है, जहां पर आप बजट को एक्चुअल से कंपैरिजन करते हो उसको आप क्या बोलते हो? कंट्रोलिंग। ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, डायरेक्शन, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग। अंदर याद नहीं है पर 5 फंक्शन अभी भी याद है। मेरी बात समझिए यहां पर, तो कंट्रोलिंग बच्चों यही आपके पास थी। तो यहीं पर क्या रहा? बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल में क्या बोल रहा है? जो आपका बजट है और जो असल में हुआ उसको आपस में कंपेयर करके यहां पर चलना। बात समझे यहां पर? अब कंपैरिजन करोगे, अब कंपैरिजन करोगे तो या तो वो आपके पास, नहीं तो कोई जा, जब कंपैरिजन करोगे या तो बच्चों चीजें आपके मुताबिक होगी या आपके मुताबिक यहां पर नहीं होगी। भाई आपने एस्टिमेट किया 70 नंबर आने चाहिए, आई 80,
या आपने एस्टिमेट किया 70 नंबर आने चाहिए, आए 50, दोनों चीजें पॉसिबल है। इसमें जो डिफरेंस आपको आ रहा है वो फेवरेबल है या फिर अनफेवरेबल है, तो उसके रीजन पता किए जाते हैं, ऐसा क्यों है। जो रीजन पता किए जाते हैं वो कहां पे करोगे आप, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर। वो कहां पे करोगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर। मेरी बात हो रहा है यहां पर, ठीक है। और इसके अलावा एक चैप्टर आप और पढ़ोगे, मार्जिनल कॉस्टिंग। कभी सुना आपने ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में? ब्रेक इवन क्या होता है, ब्रेक इवन क्या होता है? चार वर्ड्स आपने याद किए होंगे, कौन से चार वर्ड्स? नो प्रॉफिट, नो लॉस। उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन क्या क्या यहां पर चलते हैं, वो आप इसी चैप्टर में पढ़ोगे। कहां पर, मार्जिनल कॉस्टिंग। डन बच्चों यहां पर, इसमें कोई डाउट? तो बच्चों मोटा मोटा आपके पूरे सिलेबस का ओवरव्यू है जो मैंने आपको देने की कोशिश की। यहां पर हर चैप्टर क्या ऑब्जेक्टिव है, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, उसको कोई फायदा यहां पर नहीं है, वो सब बातें समय आने वाली भी नहीं है, ना ही हमें करना कोई अभी यहां पर फायदा है। ठीक है, हम बच्चों शुरुआत करेंगे सबसे पहले जो आपका मटेरियल कॉस्टिंग है, फिर हम करेंगे लेबर, लेबर के बाद हम करेंगे कॉस्ट शीट, रिकॉन्सिलेशन, ठीक है, और फिर हम करेंगे प्रोसेस। प्रोसेस का एक चैप्टर आपके पास और आता है, जेपीबीपी, ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट, ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट, जेपी एंड बीपी। तो पहले हम ये वाले जो चैप्टर्स हैं इनको यहां पर निपटाएंगे, अब मेरी बात समझे यहां पर, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमें कौन से चैप्टर यहां पर करने हैं। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में होगा क्या, वो आपको एक देगा केस स्टडी, देगा इसी में से अल्टीमेटली, ठीक है, और उसके 5 पॉइंट्स आपको बना के दे देगा। मैं समझाता हूं कैसे। एमसीक्यू बच्चों आपके पास कैसे आएगा, क्वेश्चन मेरे पास थे, कहां चले गए सारे? चलो अभी थोड़ा भी मेरे पास होने चाहिए थे पर है नहीं अभी। अच्छा, यहां तो बात समझ में आ रही है कि क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं, जो बेस आपके पास है, जो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहां पर आपने नोट डाउन कर लिया तो वेल एंड गुड, नहीं किया है और करना है बताओ मुझे, वरना मैं आगे बढ़ता हूं। बताओ मुझे फटाफट, सबका अपडेट है? और जिन्होंने नहीं किया आपको नोट डाउन करना है या आगे बढ़ू मैं? चलिए, तो बच्चों पहला चैप्टर मेरे पास आता है यहां पर, मटेरियल कॉस्टिंग। 1 सेकेंड, डन भूमिका एंड महक। तो जी बच्चों पहला चैप्टर आपके पास था मटेरियल कॉस्टिंग। बात सुनो ध्यान से, जब आप बनाओगे कॉस्ट शीट, तो कॉस्ट शीट क्या है, जो भी आपके खर्चे हैं उनको प्लस करके यहां पर चलना। अब जो आपका मटेरियल होता है ना, ये पहला खर्चा हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, लेबर, तीसरा आपके पास कौन सा हो गया, अदर एक्सपेंस या फिर जो खर्चे आपके पास यहां पर दिए होंगे, ठीक है। तो इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट शीट रफली। अब इसमें जो पहला एलिमेंट है मटेरियल का, बच्चे बहुत तरह के खर्चे होके यहां पर चलते हैं। वैसे कहने के लिए एज अ फैक्ट्री, एज अ फैक्ट्री अगर आप परचेज कर रहे हैं रॉ मटेरियल, तो परचेज कहां से कर रहे हैं, मे बी सेम सिटी से, मे बी बाहर से, मे बी फॉरेन कंट्री से, चाइना से माल आता है बच्चों बनाने के लिए, ठीक है। जब आप विद इन सिटी परचेज कर रहे हैं, तो विद इन सिटी आपका जो रॉ मटेरियल है उसका खर्चा हो गया, प्लस ट्रांसपोर्टेशन हो गया। पर आप फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जो आपका खर्चा रॉ मटेरियल का है वो तो होगा ही, रास्ते में इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगी, रास्ते में इंश्योरेंस भी होता है कि जिस रास्ते से माल आ रहा है वो चोरी ना हो जाए। अब बात समझे यहां पर, तो बहुत सारे खर्चे होके यहां पर चलते हैं, उन सभी खर्चों प्लस कर लेंगे तो आपके पास क्या जाएगी, मटेरियल की कॉस्ट आके यहां पर चलती है। डन बच्चों यहां पर इन सबसे पहले जो सवाल उठता है यहां पर वो ये उठता है कि मटेरियल परचेज कितना करें, मटेरियल परचेज कितना करें। बात समझे यहां पर, जैसे एज अ ट्यूटर मुझे बच्चों आपको कोचिंग प्रोवाइड करनी है, तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए, मॉड्यूल चाहिए। मॉड्यूल मेरे लिए क्या है, मटेरियल हो गया यहां पर, ठीक है। अब जो मटेरियल मॉड्यूल यहां पर है, मैं कितने प्रिंट कराऊं यहां पर, 200? सोचो एक बार, क्या दिक्कत है?
मान लो इंटर के लिए मैं बोलता हूं कि मुझे 200 मॉड्यूल कराने हैं प्रिंट यहां पर, तो मेरे को क्या दिक्कत है? मैं बिजनेसमैन हूं ना, आप भी बिजनेसमैन हो, सोचो एक बार, मेरे को क्या दिक्कत है? 200 बच्चे आएंगे नहीं, ठीक है ना? तो यानी मेरे पास जो मॉड्यूल हो गया उसका स्टॉक ज्यादा हो गया, ओवर स्टॉक मेरे पास हो गया। अब ओवर स्टॉक होने में क्या दिक्कत है? पैसा ब्लॉक हो गया, पैसा वेस्ट हो गया। और जो मटेरियल है, जो मॉड्यूल है, वो तो मुझे इस साल काम आना है, अगले साल तो मुझे नया मॉड्यूल देना पड़ेगा। क्यों? साल के बीच में क्या हो चुके होंगे? क्वेश्चंस हो जाएंगे। जब क्वेश्चंस हो जाएंगे तो मुझे अपना जो मॉड्यूल है उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो जो पुराने मॉड्यूल है वो सारे मेरे लिए क्या हो जाएंगे? वेस्ट हो जाएंगे। आई बात समझ यहां पर? ठीक उसी प्रकार मान लो आपकी फैक्ट्री है फिनिश गुड्स बनाने की, और आपने ज्यादा मटेरियल परचेज कर लिया। ज्यादा परचेज करने पर नुकसान क्या होगा? आपके काम आने वाला नहीं है, पड़ा बड़ा क्या होगा? खराब हो जाएगा, चोरी हो जाएगा। या कई बार हमारी गलियों में जो सड़कें बनती है टाइल्स वाली, बस तो इंटरलॉक टाइल जो सड़कें बनती है, रात को क्या होता है? हम दो दो इंडिया चुरा लेते हैं वहां से, होता है ना? इसको हम क्या बोलते हैं? पिल्फरेज, थेफ्ट इन द स्मॉल क्वांटिटी। ये चोरी नहीं होती है, ये चोरी मत समझना यहाँ पर, ठीक है ना? ये बस वैसे ही मासूमियत वाली चोरी होती है कि बस ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, हमने ही पैसा दे रखा है सरकार को, ठीक है ना? मेरी बात समझे यहाँ पर? तो ये क्या है, इस तरीके से क्या हो बच्चों, जब मान लो बहुत ज्यादा स्टॉक है फैक्ट्री के अंदर, जो लेबर काम करती है तो इंसानी अल्टीमेटली, क्या वो चोरी नहीं करेगी? माल पड़ा हुआ है, चोरी कर लेगी वहां से। अब मेरी बात समझे यहाँ पर? कुछ सारे दूर के धुले थोड़े ना यहाँ पर, जिसको मौका मिलता है वो चोरी करता है। बस बात यहाँ पर। तो ज्यादा स्टोर करने का बच्चों अपने आप में क्या है? नुकसान है। फिर मैंने सोचा चलो 200 नहीं 20 मंगवा लेता हूं, उसमें क्या नुकसान है? 200 की बजाय 20। बताओ बच्चों उसमें क्या नुकसान है? सोचो एक बार, आराम से सोचो, अपने साथ सोचो एक बार, उसमें क्या नुकसान है? 20 मंगवाने में क्या नुकसान है? हाँ जी, सोचो एक बार, कम मंगवाने में क्या नुकसान है? बच्चों सोचो, क्लास में 40 बच्चे हैं, क्लास में 40 बच्चे हैं, और मेरे पास कितने मॉड्यूल हैं? 20। क्या मैं कह सकता हूं आप शेयरिंग कर लो? कोई बात नहीं बच्चों, एक ही बात है, शेयरिंग कर लो। आपका जवाब क्या होगा? आपके मन में जवाब आ चुका है, आपका जवाब क्या होगा? सर फीस भी शेयर कर लो। फिर होता नहीं होता? मन में जवाब यही आया हो, पर ठीक बात है, सर फीस भी शेयर कर लो। जब आप मॉड्यूल शेयर करने वास्ते बोल रहे हो तो फीस भी शेयर कर लो। चलो मजाक की बात होगी, पर सोचो ना, फैक्ट्री के अंदर माल बन रहा है भाई, फिनिश गुड्स बनाने के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल, ठीक है? और कस्टमर आपके पास आ रहा है, कस्टमर को आप क्या बोल रहे हो? मेरे पास तो स्टॉक ही नहीं है। क्या कस्टमर दोबारा आपके पास आएगा? नहीं ना। तो आपके पास जो स्टॉक है वो होना भी चाहिए। तो यहाँ पे परेशानी होगी, क्या हमारे लिए कम है, क्या हमारे लिए ज्यादा है? तो हर फैक्ट्री के लिए ये बच्चों सिस्टम क्या होता है? डिफरेंट होता है। बात समझिए यहां पर? तो पहला पहला पॉइंट आपके पास क्या आता है? मटेरियल के अंदर लेवल ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हमारे पास कितनी होनी यहां पर चाहिए? बात समझिए यहां पर? अभी हम ये नहीं कह रहे हैं इन्वेंट्री की कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, मैं किसकी बात कर रहा हूं? इन्वेंट्री का लेवल कितना हमारे पास होना यहां पर चाहिए, हद से हद कितना होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए, कब हमें इन्वेंट्री का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, ये सारी बातें हमें बच्चों समझ के यहां पर चलनी है। यहां तक कोई डाउट? इतनी बात समझते हो यहां पर? अब मेरी बात सुनना ध्यान से बच्चों, इन्वेंट्री के 3 मतलब होते हैं। जब भी आप पढ़ोगे ना, इन्वेंट्री के 3 मतलब होते हैं। एक रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स, तीनों इस्तेमाल किए जाते हैं। रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स, ठीक है? हमारा जो चैप्टर है वो किसके बारे में है? हमारा जो चैप्टर है वो किसके बारे में है? मटेरियल कॉस्टिंग। तो मेरे लिए अभी जो रेलिवेंट है वो क्या होगा? रॉ मटेरियल। यानी इस चैप्टर के अंदर अगर मैं इन्वेंट्री वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं किसके नजरिए से इस्तेमाल कर रहा हूं यहां पर? रॉ मटेरियल। उसका मतलब WIP नहीं है, उसका मतलब फिनिश गुड्स यहां पर नहीं है। डन बच्चे यहां पर? तो पहला पॉइंट आपके पास जो आएगा वो कौन सा बच्चों आएगा यहां पर? अब मेरी बात सुनना ध्यान से, यहां पर मैं अलग तरीके बढ़ाता हूं कॉस्टिंग के अंदर।
इसमें हम जूम कैसे होता है? अरे नहीं मालूम है मुझे। हाँ जी। तो बच्चों इसमें मैं जो पिछले बैच की नोटिस है वहां से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? उसमें कहीं पर भी आपको समझने में परेशानी आने वाली नहीं है। सर अकाउंट्स में आपने ऐसे नहीं पढ़ाया क्योंकि बच्चों पिछले बैच की नोटिस मेरे पास नहीं थी, और मेरे पास पिछले बैच की नोटिस होती तो मैं वहीं से आपको टीच करके यहाँ पर चलता। सर इसमें फायदा क्या है? पिछले बैच की नोटिस है तो सर वो तो पिछला बैच हो गया। बच्चों पिछला बैच हो तो क्या हो गया, कंसेप्ट तो सेम ही आपके पास रहते हैं अल्टीमेटली। बात समझे यहाँ पर? दूसरी बात, मेरा बच्चों ऑब्जेक्टिव क्या है? अरे सुनो ना, लिखना पहले चालू। ये तो मेरा पर्पस है अल्टीमेटली नोटिस बनाने का, कि जब मैं बोल रहा हूं उस समय सुनो, तुम चालू हो जाते हो। जब समझाता हूं तो तुम उस समय लिखते हो, ठीक है? जब मैं लिखता हूं तो उस समय बातें करते हो। समझते तो हो ही नहीं। पर्पस बच्चों यही था, मैं इसी बात पे आने वाला था। उससे पहले सारे चालू हो गए, चैप्टर ओवरव्यू। मैं क्या बोल रहा हूं छोड़ो ना, सर तो बोलते रहते हैं। तो मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरा पर्पस क्या है? जब मैं आपको समझाऊं उसे समझना है आपको, नोटिंग नहीं करनी है, बिल्कुल भी नोटिंग नहीं करनी है। मैं नोटिंग के लिए टाइम आपको अलग से प्रोवाइड करूंगा। अब आधा घंटा लीजिए, 1 घंटा लीजिए, मुझे बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? मैं आराम से वेट करूंगा, जब हर बच्चे नोटिंग हो जाएगी उसके बाद आप हम आगे बढ़ेंगे। मेरी बात समझिए यहाँ पर जब समझाऊंगा उस समय आपको नोटिंग नहीं करनी है, जब भी हम यहां से समझेंगे। अब मेरी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। इस आदत में बदलना, कॉस्टिंग के अंदर नोटिंग से ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। कहानी समझ में आनी चाहिए, हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। ये समझ में आ जाएगा, आपको हर क्वेश्चन एक जैसा नजर आना चालू हो जाएगा। ये समझ में नहीं आएगा बच्चों, कॉस्टिंग समझ में आने वाली नहीं है, ठीक है? तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि जब मैं समझाऊंगा उस समय आप नोटिंग नहीं करेंगे, चाहे आप ऑनलाइन हो चाहे आप फेस टू फेस। मैं आपको अलग से पूरा टाइम दूंगा, ये इवन ये वाली बातें नोट करने के लिए कि आराम से अब आप नोट करिए। मैं आराम से बैठ जाऊंगा, मैं मोबाइल देना चालू कर दूंगा, अब आराम से उस समय नोटिंग कर लेना। अब मेरी बात समझे यहाँ पर, आप कभी मोबाइल नहीं देखें। क्यों? जब मैं समझाऊंगा आपको समझना है, और दूसरे टाइम में आपको नोटिंग करके यहाँ पर चलनी है। डन बच्चों? यहाँ पर इतनी बात आ रही समझ में? ये बच्चों सबसे पहले आपके पास क्या दिया हुआ है? चैप्टर ओवरव्यू। एक चीज और, अगर आपको इस तरीके से परेशानी लगती है, बाद में 1 या 2 लेक्चर के बाद आप मुझे बोल देना, मैं फ्रेश नोटिंग आपको कर दूंगा। कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। उसमें भी जो नोटिंग होगी बच्चों अल्टीमेटली यहीं से होनी है। जैसे फाउंडेशन हम करते हैं, फाउंडेशन में क्या होता है? नोट्स मेरे पास होते हैं बच्चों, मैं वहीं से उठा के जहां पर आपके सामने लिख देता हूं, ठीक है? पर उसमें दिक्कत क्या होती है कि मैं समझा भी साथ साथ रहा हूं, लिखवा भी साथ साथ रहा हूं, तो कई बार बच्चे बीच में गैप आ जाता है कि बच्चा लिखे या फिर समझे। मैं यहां भी ये चाहता हूं पहले आप आराम से समझो और बाद में आराम से नोट करो। मेरी बात समझे यहाँ पर? तो ये बच्चों चैप्टर का ओवरव्यू है, जो आपको करना है कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आपके पास आने वाले हैं, ठीक है? पहला टॉपिक जो आपके पास आएगा, इट विल बी लेवल ऑफ इन्वेंट्री। लेवल ऑफ इन्वेंट्री का पर्पस क्या था, मैं क्या समझाया था? ना तो मेरे पास ओवर स्टॉक होना चाहिए, ना ही मेरे पास अंडर स्टॉक होना चाहिए। दोनों के अपने अपने यहां पर क्या है? नुकसान है। डन बच्चों? यहां पर कितना होना चाहिए उसके लिए हमारे पास क्या रहा है? लेवल ऑफ इन्वेंट्री। तो हमने क्या लिखा है यहां पर? अ फर्म हैज टू कीप, फर्म हैज टू कीप इन्वेंट्री लेवल टू मेंटेन बैलेंसेस बिटवीन द सफिशिएंट स्टॉक एंड द ओवर स्टॉक। क्या बोल रहा है यहां पर? एक फर्म को इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करना पड़ता है किसके बीच में? सफिशिएंट और ओवर स्टॉक के बीच में। स्टॉक ना तो ज्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। द स्टोर मेंटेन शुड बी सफिशिएंट टू मीट द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट सो दैट प्रोडक्शन फ्लो शुड नॉट बी इंटरप्टेड। मतलब आपके पास इतना स्टॉक होना चाहिए, आपके पास इतना स्टॉक होना चाहिए ताकि आपका जो प्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब होके यहां पर ना चले। डन बच्चे? यहां पर प्रोडक्शन यानी कि, प्रोडक्शन यानी कि फिनिश गुड्स। जो फिनिश गुड्स आप बना रहे हो उसके लिए जो मटेरियल है वो आपके में कभी कम होना यहां पर नहीं चाहिए। वे आप घर से आते हो, घर से आते हो तो जो पेरेंट्स है वो आपको डेली एक्सपेंस देते हैं,
क्या वो आपको 500 डडी दे देते हैं, ले बेटा 500 डडी ले जा? सोचो एक बार, क्या वो आपको 5 रुपए दे बेचते हैं? नहीं, उन्होंने बैलेंस मेंटेन किया हुआ है, उनका अपना एक एक्सपीरियंस है कि एक्सपीरियंस के अनुसार इतना अमाउंट बच्चों डेली बेस पर यहां पर चाहिए। अब मेरी बात समझे यहां पर, ठीक उसी प्रकार फैक्ट्रीज के अंदर भी हमें क्या करना होगा, बैलेंस मेंटेन करना होगा, इसके बीच में कम स्टॉक और ज्यादा स्टॉक के बीच में, ताकि मेरा जो प्रोडक्शन है वो कभी भी रुक के वहां पर ना चले, मेरा जो प्रोडक्शन है वो कभी डिस्टर्ब होके यहां पर ना चले। ये वर्ड्स आ रहे समझ में यहां पर, यहां तो कोई डाउट? अब वो पता कैसे चलेगा? पहला बच्चों पॉइंट आपके पास आता है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल क्या होता है? रीऑर्डर कब करें? रीऑर्डर लेवल क्या होता है? रीऑर्डर कब करें? मान लीजिए मैं फैक्ट्री हूं, आप फैक्ट्री हो, आप फैक्ट्री मालिक हो, ठीक है, और आपके पास क्या आना चाहिए? रॉ मटेरियल, जिसे क्या बनेगा? फिनिश गुड्स बन के यहां पर चलेगी, ठीक है। अब बच्चों आपको नजर आ रहा है कि जो आपका रॉ मटेरियल है वो खत्म होने वाला है, जो रॉ मटेरियल है वो खत्म होने वाला है, तो आपको रीऑर्डर करना पड़ेगा। किसके पास? सप्लायर को। सप्लायर क्या बोलोगे? भाई आपने उसको फोन किया, मिस्टर XYZ को फोन किया और बोला इतना माल यहां पर भिजवा दो। क्यों बच्चों माल सेम डे आपके पास आ जाएगा? डिपेंड करता है सप्लायर कहां पर है, शहर में है, शहर से बाहर है, या फॉरेन कंट्री में है। बात समझे यहां पर, शहर में है तो हो सकता है एक दिन में आ जाए, शहर से बाहर है तो कहां पर है? दिल्ली है, पानीपत है, मुंबई है, गुजरात है, कोलकाता है, असम के अंदर है, मैं नहीं जानता, उस हिसाब से डिलीवरी वहां पर होगी। फॉरेन में है तो कहां पर है? USA, चाइना, जापान है, कहां पर है? उस हिसाब से डिलीवरी होगी। बात समझे यहां पर, यानी कि जरा आपको रीऑर्डर करना है, रीऑर्डर करना है, देना पड़ेगा कि आपका सप्लायर कितने दिनों में माल पहुंचा सकता है। समझे बात यहां पर? मैं तो अलग तरीके बोलता हूं। बच्चों आप कई बार ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो शॉपिंग करते वक्त आप देखते हो ना कि जो आइटम आपको चाहिए वो सेम डे डिलीवरी है, नेक्स्ट डे डिलीवरी है, या 2 दिन के बाद डिलीवरी है। आपके माइंड में वो फैक्टर होके वहां पर चलता है। अब मेरी बात समझिए यहां पर, और उसके अनुसार आप डिलीवरी कर, जो ऑर्डर वो प्लेस करते हो। प्राइस फैक्टर होता छोड़ो, अभी मेरे लिए मुद्दा यहां पर नहीं है। मेरे लिए मुद्दा यहां पर क्या है? डिलीवरी वर्ड को समझा के यहां पर चलना। बात समझिए यहां पर, तो एज अ ऑनर ऑफ द फैक्ट्री, आप फैक्ट्री के ऑनर है और आपको ऑर्डर चाहिए, आपको रॉ मटेरियल चाहिए, तो दिमाग में आपके पास क्या होगा? कितने दिनों में डिलीवरी होने वाली है। बच्चों घर में गैस सिलेंडर होता है, ठीक है, गैस सिलेंडर हम ऑनलाइन बुक करते हैं, और आपको पता हो, मुझे नहीं पता आप करते या फिर नहीं करते हो, आप ऑनलाइन बुक करते हो और आज की तारीख में एक दिन के अंदर सिलेंडर क्या होता है? घर में डिलीवर हो जाता है, ठीक है। आप ऑर्डर कब करते हो? जब आपका, नॉर्मली हर फैमिली के अंदर 2 सिलेंडर होते हैं, एक भरा हुआ और एक जो इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। जैसे इस्तेमाल हुआ, खाली हुआ, भरा हुआ आपने इस्तेमाल कर लिया, जो खाली हुआ आप उसी दिन क्या करते हो? ऑर्डर ऑनलाइन प्लेस कर देते हो। जनरली ऐसे होके यहां पर चलता है। बात समझे यहां पर, तो आपका रीऑर्डर लेवल क्या था? आपका रीऑर्डर लेवल क्या था? जैसे सिलेंडर खाली होगा हम क्या करेंगे? ऑर्डर प्लेस यहां पर कर देंगे। डन बच्चे यहां पर। फैक्ट्री में ऐसा नहीं होता है। फैक्ट्री में इसको निकालने का तरीका है। तरीका आपके पास क्या है? हम ये चेक करेंगे कि मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी है, मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी है, और मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड कितना है। मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी है और मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड कितना है। हम इसके अनुसार यहां पे क्या करते हैं? पता करके यहां पर चलते हैं, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हो? रीऑर्डर लेवल क्या के यहां पर चलते हो। सेकेंडली, अब ये मैक्सिमम लेवल क्या होता है? अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, यहां पर फॉर्मूला अपने आप आपको सारे याद हो जाएंगे, वो मेरी टेंशन है। मैक्सिमम लेवल क्या होता है कि मेरे पास किसी भी हालत में इससे ज्यादा स्टॉक नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम लेवल क्या होता है? मेरे पास किसी भी हालत में इससे ज्यादा स्टॉक नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना स्टॉक मेरे पास होना चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम लेवल कह के यहां पर चलते हैं। डन बच्चे यहां पर, इसको निकालने का भी एक तरीका हमें यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड मेरे पास कौन सा आता है? मिनिमम लेवल, मतलब कम से कम। रीऑर्डर लेवल क्या था? रीऑर्डर कब करेंगे। मैक्सिमम लेवल क्या था? कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना मेरे पास स्टॉक होगा। मिनिमम लेवल क्या था? मिनिमम टू मिनिमम कितना मेरे पास होना यहां पर चाहिए। जितनी बच्चों बात आ रही है यहां पर, इसको भी निकालने का तरीका मेरे पास यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। फिर बच्चों आपके पास आता है एवरेज लेवल।
मतलब एवरेज बेस पर पूरे साल में मैं कितना स्टॉक चाहिए, एवरेज बेस पर पूरे साल में। मतलब बच्चों एक चीज बताओ, अगर मान लो पूरे साल में आपको अपनी फैमिली से 12,000 मिलते हैं, पूरे साल में 12,000 मिलते हैं पूरे साल में, तो हर महीने कितने मिलेंगे? 1,000। हर महीने कितने मिलेंगे? 1,000। तो एवरेज बेसिस पर मंथली आपको कितना अमाउंट मिलता है? 1,000। अब ये बोलोगे ना, एवरेज बेसिस पर मंथली कितना मिलता है? 1,000। तो बच्चों एवरेज लेवल क्या बोलता है? एवरेज बेसिस पर हमारे पास कितना स्टॉक होना चाहिए, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज लेवल कह के यहां पर चलते हैं। और पांचवा आपके पास आता है यहां पर डेंजर लेवल। ये बात की बात है, ठीक है। डेंजर लेवल क्या होता है? अभी हमने सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया है। 4 तरह के लेवल आपके पास आ जाएंगे। कौन कौन से? यहां पर रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल और एवरेज लेवल। इसमें कोई दिक्कत? रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या है? बोलो एक बार, रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या है? देसी भाषा में कोई एग्जाम में पूछे नहीं आपसे, वो कि आपके पास पॉइंट आने वाला नहीं है थ्योरी के अंदर कि रीऑर्डर लेवल क्या होता है। तो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि रीऑर्डर लेवल क्या है आपके अनुसार। कितने टाइम में या कब रीऑर्डर करना है, दोनों में फर्क है। हमें कब रीऑर्डर करना है? जब सिलेंडर खाली हुआ हमें तब रीऑर्डर करना है। मैंने ये नहीं बोला 15 दिन के बाद रीऑर्डर करना है। मैंने क्या बोला? जब सिलेंडर खाली हुआ तब रीऑर्डर करके यहां पर चलना है। इसको आप क्या बोलते हो? रीऑर्डर लेवल। कितना करना है? गलत। कितना करना है? चलो छोड़ो अभी। आपको कब रीऑर्डर करना है? रीऑर्डर लेवल हो गया। मैक्सिमम लेवल क्या था? मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारे पास कितना होना चाहिए, यही बात थी, ठीक है। मिनिमम लेवल क्या था? कम से कम कितना होना चाहिए। एवरेज क्या हो गया? इन दोनों का एवरेज, ठीक है। वे आमतौर पर हमारे पास कितना स्टॉक होके यहां पर चलता है। दोबारा सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं इसमें नया वर्ड इस्तेमाल करूंगा बीच में, ठीक है। री ऑर्डर लेवल क्या था? कब ऑर्डर करें, कितना करें, उसको हम क्या बोलते हैं? री ऑर्डर क्वांटिटी। कितना करें? री ऑर्डर क्वांटिटी, ROQ, री ऑर्डर क्वांटिटी। तुम्हारे बात यहां पर कब करें? री ऑर्डर लेवल। ये वर्ड्स बोलो तभी आपको डिफरेंस मालूम चलेगा, तभी आप यूज टू हो जाएंगे, ठीक है। री ऑर्डर लेवल मतलब कब करें, कितना करें। री ऑर्डर क्वांटिटी, सिलेंडर खाली हुआ ऑर्डर करना है, सिलेंडर खाली हुआ ऑर्डर करना है, ये आपके पास क्या हो जाए? री ऑर्डर लेवल। कितने सिलेंडर बुक करोगे? एक। उसको आप क्या बोलते हो? री ऑर्डर क्वांटिटी। आ रही बात हो यहां पर? डन बच्चों। यहां पर मैक्सिमम क्या था? मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेवल कितना होना चाहिए। मैंने ऑर्डर की बात नहीं की वहां पर, मैंने क्या बोला? कितना स्टॉक मेरे पास होना चाहिए, घर में कितना स्टॉक होना चाहिए। एक चीज बताओ बच्चों, हम लोग कमाई करते हैं, जितना कैश हमारे पास आता है क्या सारा घर में पड़ा होता है? सोचो एक बार, क्या ऐसा होता है कभी? एक लिमिट तय हो जाती है, भाई घर में इससे ऊपर कैश हम नहीं रखेंगे, और घर में इससे कम कैश भी नहीं होना चाहिए। दोनों बातें होती है ना अल्टीमेटली। भाई इससे ऊपर कैश रखेंगे चोरी होने डर रहता है, इससे कम कैश रखेंगे हो सकता है इमरजेंसी में पड़ जाए वहां पर। अब मेरी बात समझे यहां पर? तो क्या यहां पर कहीं पर भी मैं ये कह रहा हूं कि इतना ऑर्डर करो, इतना लेके आओ, इतना रखो, नहीं। मैं क्या बात कर रहा हूं? मैक्सिमम इतना लेवल होना चाहिए, मिनिमम इतना लेवल होना चाहिए। हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर? स्टॉक की। डन बच्चे यहां पर? और एवरेज क्या हो गया? आमतौर पर। डन। तो 5 वर्ड्स आपके पास आए, कौन कौन से यहां पर? रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी और एवरेज लेवल। डन बच्चे यहां पर? अब जो पहला आपके पास है कौन सा यहां पर? रीऑर्डर लेवल। अब इसको निकालने के लिए उसने क्या बोला? उसको निकालने के लिए बोला यहां पर एक तरीका आपको डिफाइन कर दिया, ठीक है। वो कहता है पहले ये पता करो कि एज अ ऑनर आप फैक्ट्री के अंदर मैक्सिमम कितना कंज्यूम करते हैं, मैक्सिमम कितना कंज्यूम करते हैं, और मैक्सिमम
कितने समय में आपको माल मिल जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम कितने समय में आपको माल मिल जाएगा, इन दोनों मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, रीऑर्डर लेवल। सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला आपको यहां पर, जहां पर आप कंफ्यूज होंगे, मैक्सिमम लेवल और यूसेज। यूसेज को आप क्या बोल सकते हो कई बार, कंजम्पशन, ठीक है। मैक्सिमम लेवल अलग चीज है, मैक्सिमम कंजम्पशन अलग चीज है। मिनिमम लेवल अलग चीज है, मिनिमम कंजम्पशन अलग चीज है। एवरेज लेवल अलग चीज है, एवरेज कंजम्पशन अलग चीज है। कंजम्पशन क्या हो गया, इस्तेमाल करना। लेवल क्या हो गया, बाउंड्री, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। अब मेरी बात समझिए यहां पर, उसको आप क्या बोलते हो, लेवल, बेंचमार्क कह लीजिए भाई, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। कंजम्पशन क्या हो गया, कंज्यूम करना, कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम कितना कंज्यूम कर सकते हैं। डन बच्चे, यहां पर जब मैं बात करता हूं लेवल ऑफ इन्वेंट्री, लेवल ऑफ इन्वेंट्री, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, पहले रीऑर्डर लेवल। और रीऑर्डर लेवल के लिए मैंने क्या बोला, रीऑर्डर लेवल के लिए मैंने क्या बोला, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर डिलीवरी पीरियड। रीऑर्डर डिलीवरी पीरियड, कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, मैं अपने आप आपको बात में सारे याद करा जाऊंगा, पर जो वर्ड्स में डिफरेंस है थोड़ा समझने का प्रयास करिए। लिखा क्या हुआ है वो समझ में आना चाहिए, ठीक है भाई। ऐसा नहीं होना चाहिए ये चार वर्ड्स है क्या, जो मतलब है वो समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में आपको आना चाहिए। बात समझिए यहां पर भाई, इन्हीं चीज को अगर मैं किसी और वर्ड से इस्तेमाल करूं तभी बात समझ में आ जानी चाहिए। डन बच्चे, यहां पर मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड, डिलीवरी पीरियड क्या होता है, डिलीवर करने का समय। मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना समय लग के यहां पर चलेगा, मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम कंजम्पशन, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रीऑर्डर लेवल। इतनी बात आ रही समझ यहां पर। तो बच्चों हमने यहां पर क्या मेंशन किया हुआ है, रीऑर्डर लेवल आपके पास क्या हो गया, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। कितना हम कंज्यूम करेंगे हद से हद तक, और कितना समय हमें लग जाएगा माल पहुंचने में, इसको आप क्या बोलते हो, रीऑर्डर लेवल क्या क्या यहां पर चलते हो। डन बच्चे, यहां पर दूसरा आपके पास क्या आता है, मैक्सिमम लेवल। क्या निकालना है, लेवल की कंजम्पशन, लेवल मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना मेरे पास होना यहां पर चाहिए। अब इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आपके पास क्या आना चाहिए, रीऑर्डर लेवल। सबसे पहले क्या आना चाहिए, रीऑर्डर लेवल। इसमें आप क्या प्लस करोगे, रीऑर्डर क्वांटिटी। पहले आपके पास क्या, रीऑर्डर लेवल प्लस क्या कर दिया, रीऑर्डर क्वांटिटी। दोनों में क्या फर्क था, रीऑर्डर लेवल क्या था, कब ऑर्डर करेंगे, रीऑर्डर क्वांटिटी आपके पास क्या था, कितना ऑर्डर करके यहां पर चलेंगे। समझते बात, यहां पर माइनस माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम डिलीवरी पीरियड। इतनी बात समझते यहां पर, कम से कम कितना कंज्यूम करेंगे और कम से कम कितने समय में माल पहुंच जाएगा। अच्छी बात बच्चों क्या आपके लिए, ये सारी वैल्यू दी होगी, ये सारी वैल्यूज आपको दी होगी। डन बच्चे, यहां पर तीसरा आपके पास क्या आ जाएगा, मिनिमम लेवल। बच्चों मिनिमम लेवल के मल्टीपल नेम्स है, वो बात की बात है, निकालेंगे कैसे, पहले इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल पढ़ा आपने अभी, ऊपर आया था ना रीऑर्डर लेवल, उसका क्या था वो फॉर्मूला, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड या मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। ये आपके पास क्या है, रीऑर्डर लेवल। इसमें से क्या माइनस कर दोगे, नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल डिलीवरी पीरियड, नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल डिलीवरी पीरियड। अगर नॉर्मल नहीं दिया हुआ है तो फिर आप क्या इस्तेमाल करोगे, एवरेज कंजम्पशन और एवरेज डिलीवरी पीरियड। नॉर्मल नहीं दिया हुआ है तो क्या इस्तेमाल करोगे, एवरेज कंजम्पशन और एवरेज डिलीवरी पीरियड। डन बच्चे, यहां पर कुछ याद होना शुरू हुआ, बात में आ रही है, कंजम्पशन अलग है, लेवल अलग है।
डन बच्चे यहां पर। चौथा आपके पास क्या है, एवरेज लेवल। अब एवरेज लेवल क्या होगा, जो ऊपर आपके पास क्या है मैक्सिमम लेवल, जो ऊपर आपके पास क्या है मिनिमम लेवल, प्लस डिवाइड बाय 2, ये आपके लिए क्या बन जाता है, एवरेज। डन बच्चे यहां पर। दोबारा सुनो, सबसे पहले बच्चों आपके पास क्या आया था, टॉपिक हमारे पास क्या आया था, लेवल ऑफ इन्वेंट्री। लेवल ऑफ इन्वेंट्री में पहला पॉइंट आपके पास क्या है, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या था, देख के बोलो, टेंशन मुझे यहां पर। रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या था, कब ऑर्डर करेंगे, निकालना तरीका क्या था, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। डन बच्चे यहां पर। रीऑर्डर लेवल के बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम लेवल। उसके लिए क्या चाहिए, रीऑर्डर लेवल चाहिए। जब तक रीऑर्डर लेवल नहीं आएगा मैक्सिमम लेवल आप यहां पर नहीं निकाल सकते हो। मेरी बात समझिए यहां पर। सबसे पहले आप क्या लोगे यहां पर, सबसे पहले बच्चों क्या लोगे यहां पर, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, ये दिया होगा। इसमें से आप क्या माइनस करोगे, मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम डिलीवरी पीरियड, ये भी दिया होगा। मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम डिलीवरी पीरियड। डन बच्चों यहां पर। प्लस माइनस कर दिया आपने, उसके लिए कैलसी आपके पास है ही यहां पर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम लेवल। डन बच्चों यहां पर। फिर बच्चों आपके पास क्या बोल रहा है, मिनिमम। अब मिनिमम के दो नाम आपके पास और है, कौन कौन से यहां पर, सेफ्टी स्टॉक लेवल और बफर स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक लेवल और बफर स्टॉक। हालांकि सेफ्टी स्टॉक और मिनिमम के अंदर हल्का सा फर्क होता है, पर आपके कोर्स के अंदर वो डिफरेंस यहां पे चलता नहीं है, ठीक है। तो हम एक ही चीज यहां पर मान लेते हैं। तो मिनिमम आपके पास क्या हो गया, सेफ्टी और बफर स्टॉक। इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, रीऑर्डर लेवल माइनस क्या करोगे, नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल डिलीवरी पीरियड। बच्चों नॉर्मल क्या होता है, आमतौर पर मेरी क्लास लेट शुरू होती है, आमतौर पर मेरी क्लास लेट शुरू होती है, क्या ऐसा है, बताओ ना। क्या आमतौर पर मेरी क्लास लेट शुरू होती है, नहीं सर, आमतौर पर आप हमारे से पहले पहुंच जाते हो। हमें डर इसी बात का होता है, आप क्लास में पहुंच जाओ, आपका मूड ऑफ हो और आप क्लास में एंट्री ना दो, ठीक है। आमतौर पर इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। आमतौर पर जनरली क्या होता है, ठीक है। पर अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर ये नहीं दिया होगा कि आमतौर पर, तो फिर आप क्या ले लोगे, एवरेज। एवरेज मीन्स ये हमारा तरीका है भाई, एवरेज बेसिस पर क्या होता है, ठीक है। आमतौर पर क्या होता है और एवरेज बेसिस पर क्या होता है, ये हमारा तरीका है। मेरी बात समझे यहां पर। तो ध्यान से मैंने यहां पर पहले कंजम्पशन कौन सी लोगे यहां पर, आमतौर पर। टाइम कौन सा लोगे यहां पर, आमतौर पर, ठीक है। पर आमतौर पर कंजम्पशन नहीं दिया हुआ है, फिर आप क्या इस्तेमाल कर लोगे, एवरेज कंजम्पशन। आमतौर पर डिलीवरी पीरियड नहीं दिया हुआ है, तो क्या इस्तेमाल कर लोगे, एवरेज डिलीवरी पीरियड। बात समझे यहां पर। एवरेज कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। मैक्सिमम क्या, लेवल की कंजम्पशन, लेवल की कंजम्पशन क्या चाहिए, क्या चाहिए, कंजम्पशन, तो क्या लोगे, कंजम्पशन। सर अभी तो आपने पढ़वाया था, बच्चों ने पढ़वाया था एवरेज स्टॉक लेवल, सुनो ध्यान से, कंफ्यूज मत हो बच्चों। नॉर्मल कंजम्पशन है, इसकी जगह आप क्या लोगे, एवरेज कंजम्पशन, ठीक है। और एवरेज कंजम्पशन कैसे आएगी, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। एवरेज डिलीवरी पीरियड आपके पास क्या है, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। जो मैंने आपको पढ़वाया था वो पहले क्या पढ़ाया था यहां पर, एवरेज लेवल। तो एवरेज कंजम्पशन अलग है, एवरेज लेवल अलग है। लेवल आपके पास क्या हुआ, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाय 2। पर एवरेज कंजम्पशन क्या होगा, मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन डिवाइड बाय 2। डन बच्चे, यहां पर मेरे साथ साथ बोलना है, तुम बोलते क्यों नहीं, तुम्हारी वैसे बड़ी आवाज आती है। मुझे देख के अप्रिशिएट मत करो, कोई फायदा नहीं है उसमें, इंप्रेस मत हो कि हाँ सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, उसमें कोई शिक्षक का बच्चे बोलो, उसे चीज आपको याद हो जाएगी और मुझे विश्वास होगा कि हाँ बच्चा क्लास में बैठा हुआ है, वो चीज समझने की कोशिश कर रहा है। अब मेरी बात समझे यहां पर, डन। अब बोलना है, ठीक है। तो बच्चों आपके पास एवरेज स्टॉक लेवल क्या होगा, मैक्सिमम लेवल प्लस
मिनिमम लेवल डिवाइड बाय 2। डन बच्चों। यहां पर इसको निकालना है, एक तरीका और है, तो बहुत तरीके हैं बच्चों, इसी बात का नंबर है। इसको निकालना है, एक तरीका आपके पास और है, क्या? मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। डन बच्चों। यहां पर तो ये मोटे मोटे हमारे पास अभी चार फॉर्मूले आपके पास आए, कौन कौन से? रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल। रीऑर्डर लेवल क्या था? अरे अब बताओ फॉर्मूला। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या था? मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डिलीवरी। ऑनलाइन बच्चों तुम नहीं बोल रहे भाई, क्या चक्कर है? दूसरा बच्चों आपके पास क्या है? मैक्सिमम लेवल क्या था? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम डिलीवरी पीरियड। मिनिमम लेवल क्या था? हाँ जी, मिनिमम लेवल क्या था? हाँ जी बोलो। रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल डिलीवरी पीरियड। और नॉर्मल कंजम्पशन ना दिया हो तो एवरेज कंजम्पशन, नॉर्मल डिलीवरी पीरियड ना दिया हो तो, और एवरेज कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। किस चीज का? कंजम्पशन का। एवरेज लेवल आपके पास क्या होगा? मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाय 2, या फिर मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ द रीऑर्डर क्वांटिटी। इन दोनों से आंसर सेम नहीं आता है। इन दोनों से आंसर सेम आए, कोई ऐसा जुड़ी यहां पर नहीं है। बोथ कैन बी डिफरेंट। ठीक है, बोथ आर सही बच्चों। इसके अलावा आपके पास डेंजर बाकी बातें हैं। यहां पर कोई डाउट? तो फिलहाल एक काम करें, यहां तो एक बार नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ऑनलाइन बच्चों बात समझ आ रही है आपको? नहीं हुआ नोट डाउन? क्या चीज है? स्टोर लेजर, ये कह रहे हो आप? स्टोर लेजर ब्लर है क्या बच्चों थोड़ा सा?
अगर आप नोट डाउन ना के बताना मुझे एक बार, कोई हिस्सा रह जाए बीच में। अब बच्चों पॉइंट ए हो गया है, पॉइंट ए ऑल डन।
हो गया बच्चों? इसमें यहीं से नोट करना बस। क्या चीज? ये तो बच्चे ये लाइन आपके पास आई ना, सेम लाइन है। हो गया बच्चों?
ये बच्चों नोट कर लो एक बार, डेंजर लेवल समझाया नहीं मैंने आपको अभी तक, पर नोट कर लीजिए। व्यू और बड़ा करूँगा इसका मैं, आ रहा नजर ये। हो गया बच्चों? देखिए एक बार, पॉइंट आपके पास क्या था यहाँ पर, लेवल ऑफ इन्वेंट्री, मतलब आपके पास क्या हो गया, कितना स्टॉक हमारे पास होना चाहिए। स्टॉक के प्रकार तीन प्रकार के आपके पास हो जाएंगे। पहला रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज और डेंजर लेवल। रीऑर्डर लेवल के अंदर क्या लिखा हुआ है, व्हेन टू मेक ऑर्डर, ऑर्डर का प्लेस करेंगे, देयर इज अ सफिशिएंट क्वांटिटी इन हैंड टू कवर बोथ एंड नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंजम्पशन सिचुएशन। मतलब जब ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, जब ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और ऑर्डर रिसीव होने तक टाइम लगेगा, तो इन बिटवीन हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक होना यहाँ पर चाहिए। जैसे घर में सिलेंडर खाली हुआ, जब खाली हुआ बच्चों, पीछे आपके पास सिलेंडर भरा हुआ है, ऐसा कभी नहीं होता, दोनों खाली हो चुके हैं उसके बाद आप री ऑर्डर करके चलोगे, वरना पीछे क्या होगी, परेशानी हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी आप ऑर्डर प्लेस करोगे, जब भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, उस समय भी आपके पास इतना स्टॉक होना चाहिए ताकि आप अपनी जो नॉर्मल और एबनॉर्मल, नॉर्मल मतलब कि जो आप उम्मीद कर रहे हैं इतना तो मेरे पास ऑर्डर चाहिए चाहिए, अब नॉर्मल क्या हो गया, कोई अलग से ऑर्डर मेरे पास आ गया। ठीक है, आप मेरे पास एडमिशन ले रहे हैं तो मैं उम्मीद कर रहा हूं, हो सकता है कोई अलग से ऑर्डर मेरे पास आ जाए, मेरे पास उसके लिए भी क्या होना चाहिए, स्टॉक होना यहाँ पर चाहिए टू कवर द कंजम्पशन सिचुएशन। और हमारे पास क्या है फॉर्मूला, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। समझते बात यहाँ पर। सेकेंडली बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम लेवल, मतलब अप टू हाउ मच टू स्टॉक, मेरे पास मैक्सिमम कितना हो सकता है, एनी क्वांटिटी बियॉन्ड दिस लेवल, मतलब अगर मेरे पास कोई स्टॉक मेरी जरूरत से ज्यादा है, मेरे पास कोई स्टॉक मैक्सिमम लेवल से ज्यादा है, तो बच्चों मेरे लिए क्या रहेगा, वेस्ट।
कोई इस्तेमाल होने वाला वहां पर नहीं है। कॉज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यू टू एंगेजमेंट ऑफ फंड्स। बच्चों एक चीज बताओ ना, मुझे 40 मॉड्यूल चाहिए, मुझे 40 मॉड्यूल चाहिए, मैंने 100 करा ले प्रिंट, तो मेरे पास कितने फालतू हो गए, 60 यहां पर हो गए। अब जो 60 मॉड्यूल प्रिंट हुए, बच्चों मेरा पैसा लग गया उसके अंदर, मेरी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, ब्लॉक होगी, ठीक है ना। और जो बिजनेस चलते हैं बच्चों उधार के पैसे में चलते हैं, और उधार के पैसे में क्या लगता है, ब्याज। वो जो माल है वो मेरा बिकने वाला नहीं है, तो मेरा ब्याज तो चालू हो गया यहाँ पर, आ रही बात है यहाँ पर। और कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, अब जो माल आपने मंगवाया वो क्या कहीं स्टोर करोगे, रखवाली करोगे, रखवाली के लिए बंदा अपॉइंट करोगे, ठीक है। कोई बारिश में खराब ना हो जाए उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कोई चूहे ना खा जाए उसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको, तो खर्चा होके चलता है, जिसको आप क्या बोलते हो, स्टोरेज कॉस्ट कह के यहाँ पर चलते हो। या फिर ऑब्सोलीसेंस, ऑब्सोलीसेंस क्या होता है, आउट ऑफ फैशन, खराब नहीं, आउट ऑफ फैशन। आपके पास मोबाइल फोन है कीपैड वाला, नया फोन आपके पास आया स्मार्टफोन, पुराना अब भी चल रहा है पर आउट ऑफ फैशन हो गया, इसको आप क्या बोलते हो, ऑब्सोलीसेंस कह के यहाँ पर चलते हो। हम बच्चों पहले लैंप इस्तेमाल करते थे, अब हम ये टैब इस्तेमाल करते हैं। लैंप अभी पड़ा हुआ है, किसी काम का नहीं है, खराब नहीं हुआ, चलेगा परफेक्ट, पर किसी काम का नहीं है, उसको आप क्या बोलते हो, ऑब्सोलीसेंस कह के यहाँ पर चलते हो, आउट ऑफ फैशन। फैशन के मुताबिक वो अपने आप क्या हो गया, आपका आउटडेट हो गया, उसको आप क्या बोलोगे, ऑब्सोलीसेंस। तो अगर आपके पास स्टॉक ज्यादा है, स्टॉक ज्यादा है, जितनी जरूरत है, जितना मैक्सिमम उससे ज्यादा है, तो बच्चों वो स्टॉक बड़े बड़े क्या होगा, खराब होगा, आपका पैसा क्या होगा, ब्लॉक होगा, ब्याज का मीटर क्या होगा, चालू होगा, और अपने आप क्या हो जाएगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा। ऑब्सोलीसेंस कह लीजिए या फिर ऑब्सोलीट कह के यहाँ पर चलिए। निकालना तरीका आपके पास क्या बनेगा, ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम डिलीवरी पीरियड। समझते बात है यहाँ पर। थर्ड बच्चों आपके पास क्या गया, मिनिमम, मल्टीपल नेम्स है, सेफ्टी स्टॉक और बफर स्टॉक। एटलीस्ट, एटलीस्ट क्या होता है, कम से कम, कम से कम क्या होता है, मिनिमम, हाउ मच टू स्टॉक, इतना स्टॉक तो हमारे पास हर समय होना यहाँ पर चाहिए, so that there is no stoppage of the production due to non availability of the inventory। मेरे बच्चों बात यहाँ पर कि मेरे पास इतना स्टॉक तो होना चाहिए ताकि मेरा जो काम करने का तरीका है वो कहीं भी डिस्टर्ब होके यहाँ पर ना चले। डन बच्चे, यहाँ पर तरीका आपके पास क्या बन जाएगा, मिनिमम लेवल इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल डिलीवरी पीरियड। और जो नॉर्मल कंजम्पशन नहीं दिया हुआ है फिर आप क्या इस्तेमाल करोगे, एवरेज कंजम्पशन। यानी पहली प्रायोरिटी किसकी है, नॉर्मल कंजम्पशन की, दूसरी प्रायोरिटी किसकी है, एवरेज कंजम्पशन की। अच्छा एक चीज बताओ, ये दोनों नहीं दिए हुए, नॉर्मल कंजम्पशन नॉर्मल डिलीवरी पीरियड दोनों नहीं दिए हुए, तो आपने क्या इस्तेमाल कर लिया, एवरेज कंजम्पशन और एवरेज डिलीवरी पीरियड। नॉर्मल कंजम्पशन नहीं दिया हुआ, नॉर्मल डिलीवरी पीरियड दिया हुआ है, फिर एक दिया हुआ दोनों में से और एक नहीं दिया हुआ, एक दिया हुआ और एक नहीं दिया हुआ, एवरेज कौन सा लोगे, दोनों में लोगे या एक में लोगे या किसी में नहीं लोगे, दोनों। और तीन जवाब आपके पास है, अब बहुत सारे बच्चे हो, एक जवाब आ चुका है, दो बचे हैं, हाँ जी। जो मिस है बस वही बदलोगे, जो दिया हुआ है चुपचाप लेके चलना है। जैसे मैंने बोला यहां पर नॉर्मल डिलीवरी पीरियड दिया हुआ है, उठा लो, क्या नहीं दिया हुआ, नॉर्मल कंजम्पशन, क्या लोगे वहां पर, एवरेज। सर पॉइंट नोट करना है, नहीं लिखवा रखा बच्चे यहां पर, इफ नॉर्मल कंजम्पशन नॉर्मल डिलीवरी पीरियड इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन टेक एवरेज कंजम्पशन और एवरेज डिलीवरी पीरियड रिस्पेक्टिवली। मतलब जो मिसिंग वैल्यू है खाली उसी को रिप्लेस करके यहां पर चलना है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं दोनों नॉर्मल कंजम्पशन हो, दोनों नॉर्मल एवरेज कंजम्पशन हो, ऐसा कोई लॉजिक यहां पर नहीं है। डन बच्चे, यहां पर पहली प्रायोरिटी नॉर्मल कंजम्पशन और नॉर्मल डिलीवरी पीरियड, जो नहीं दिया हुआ है उसके प्लेस पर आपके पास क्या जाएगा, एवरेज कंजम्पशन या एवरेज डिलीवरी पीरियड। समझते बात है यहां पर। अब एवरेज कंजम्पशन कैसे आएगा, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। एवरेज डिलीवरी पीरियड कैसे आएगा, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। डन बच्चे यहां पर। फिर आपके पास है एवरेज लेवल, स्टॉक नॉर्मली केप्ट, आमतौर पर कितना मेरे पास स्टॉक है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज। कैसे निकालेंगे,
मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाय 2, या फिर कैसे निकालेंगे, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। जो रीऑर्डर क्वांटिटी है ये पहले भी कहीं पर आया था, रीऑर्डर, बोलो बोलो शाबाश। एक आवाज उठी बीच में, रीऑर्डर, सब रीऑर्डर में चालू हो गए। हाँ जी, कहां पे आया रीऑर्डर के अंदर, मैक्सिमम लेवल में आपके पास आया था रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। अगर ना दिया हो तो, अगर ना दिया हो तो फिर बच्चों आपका अगला टॉपिक आता है जिसको आप क्या बोलते हो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये पहले 5 लेवल आपके पास आ चुके हैं, ठीक है। अगर रीऑर्डर क्वांटिटी नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। और पहले 15 20 से 30 क्वेश्चन इन्हीं 5 पॉइंट्स के ऊपर, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। आमतौर पर बच्चों यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आमतौर पर, ठीक है। पर मतलब ये नहीं है कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो मैंने हमेशा आपको बोला है, मैं हर क्लास में बोलता हूं कि जो आपके पेपर में आएगा वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेपर कभी मुश्किल नहीं आता, पेपर क्या आता है, अनएक्सपेक्टेड। मतलब जब मैंने आपको ये बोला कि इन दोनों से ही आमतौर पर आता है तो बच्चे दिमाग में बात क्या बैठ जाती है, भाई ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है नो डाउट। पर स्टिल कई बार इंस्टीट्यूट चेक करने के लिए क्वेश्चन यहां से भी डाल देगा कि बच्चा हमारा जो पूरा सिलेबस है वो पढ़ता है या फिर नहीं पढ़ता है। मेरी बात समझिए, यहाँ पर बड़े आसान टॉपिक है, मुश्किल नहीं है, बड़े आसान टॉपिक है, पर हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं होते। हमने गेस कर लिया यहाँ पर कि सर ने बोला होगा कि आमतौर पर वहां से आता है, हम उसी पे जा पढ़ते रहते हैं। अब मेरी बात समझे यहाँ पर, तो इसलिए सिलेबस की जो कवरेज है वो पूरी किया करो। और जब भी रिवाइज करते हो ना, जब भी रिवाइज करते हो तो अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको बदला करो। इन द सेंस, जब भी आप रिवाइज करते हो बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 1 से चालू हो जाते हो। ये हम भी करते थे, आप भी करते हो, ठीक है। हमारे से पहले भी करते थे, आपके बाद भी करेंगे। तो होता क्या है, मान लो 30 क्वेश्चन है, तो 25 पर पहुंचते पहुंचते ना हम उस चैप्टर से फेडअप हो जाते हैं, थक गए यार, अब तो चैप्टर फिनिश हो गया, अब हमें नया चैप्टर चाहिए। और आप क्या कहते हैं, यार जो 15 जो 5 क्वेश्चन बचे ना, अगली बार पढ़ लेंगे। होता ना ऐसा, अगली बार फिर से चालू हुए, आप कहां से चालू हुए, 1 से, कहां पहुंचे, 25 पर। अगली बार फिर से बच्चे वही अप्रोच, थक गए यार, अब कौन पढ़े इसको, अगली बार पढ़ लेंगे। और अगली बार क्या आ गया, एग्जाम। और एग्जाम में कहां से आ गया, 25 से आ गया। अब मेरी बात समझे, आपको आता है पर अब उतने ध्यान से नहीं पढ़ते, थक जाते हैं, ठीक है। उसका तरीका क्या बनता है, और आप दूसरी बार तीसरी बार रिवाइज कर रहे हो ना, तो रिवर्स ऑर्डर में रिवाइज करो, 30 से 1, 30 से 1। इसका फायदा क्या हुआ, जो पिछली बार आपकी प्रायोरिटी पर नहीं थे वो इस बार क्या होंगे, प्रायोरिटी पर आ जाएंगे। मेरी बात समझिए, यहां पर कवरेज ऑटोमेटिकली आपकी क्या होगी, यहां पर पूरी हो जाएगी, और जो कमियां हैं अपने आप क्या होंगी, यहां पर दूर हो जाएंगी। अब मेरी बात समझे यहां पर, तो ये तरीका आपका बच्चों तैयारी करने का, आ रही बात समझ में। तो बच्चों क्लास आपकी 1.5 घंटे की हो चुकी है, हमने कुछ नहीं किया अब तक, हमने एक क्वेश्चन नहीं किया। एक एग्जाम्पल हम करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1, कैलसी बाहर निकालो फटाफट, नोट मत करने बैठ जाना, पहले कैलसी बाहर निकालो। कितने बच्चों पर कैलसी नहीं है, हाँ जी क्यों, और बाकी सभी के पास है, रिया, अच्छा। तो बच्चों आपके 5 वैल्यूज यहां पर गिवन है। पहले आप वर्बली कैलकुलेशन करना, ये तरीका आपको आना चाहिए, क्योंकि बच्चों पेपर आपका एमसीक्यू भी आता है। मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर दे देगा नॉर्मल, मिनिमम, मैक्सिमम, रीऑर्डर और रीऑर्डर पीड, और नीचे बोलते हैं 5 वैल्यूज आपको निकालनी है। अब आपको सोल्व करके नहीं आनी है, जब फाउंडेशन में 4 ऑप्शन आपके पास थी वैसे क्वेश्चन वहां पर आ जाएगा। मेरी बात समझे, यहां पर हर पॉइंट की 4 ऑप्शन आपको वहां पर दे देगा, तो वहां पर वर्किंग करनी नहीं है, पर कैलकुलेटर निकालना आपको आना यहां पर चाहिए। अब बच्चों पहला पॉइंट आपके पास, वैल्यूज आपके सामने है, विजिबल हर एक के लिए। पहला पॉइंट आपके पास क्या है, रीऑर्डर लेवल। अब रीऑर्डर लेवल क्या होता है, बोलो शाबाश, रीऑर्डर लेवल क्या, देख के बोल, कोई बात नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। रीऑर्डर लेवल क्या होता है, अरे फॉर्मूला बताओ यहां पर, हाँ यानी बिल्कुल ध्यान नहीं था पहले क्या बोल रहा हूं मैं।
मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। अगली क्लास में आओगी, टोक दे के नाराज हो जाओ। मैक्सिमम कंजम्पशन कितना बच्चों आपके पास है, बताओ देख के फटाफट, वैल्यू ढूंढना सीखो। अब मैक्सिमम कंजम्पशन कितना आपके पास है, कितना बच्चों यहां पर 70 यूनिट्स। और मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड कितना आपके पास है, मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड, मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड ढूंढो बच्चों। वर्ड मैक्सिमम कहां लिखा हुआ है, अरे कहां लिखा है 70 मैक्सिमम, तो क्या हो गया, बोल भाई सानिया बोल, ऐसे बोल तो क्या हो गया। सर 5 महीने कम से कम है, 7 महीने ज्यादा से ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस है। तो ये तो मैं कह रहा हूं कॉमन सेंस से पढ़ो ना, वर्ड मत ढूंढो यहां पर। ये तो मैं आपको बोल रहा हूं कि मैक्सिमम टाइम कितना आपके पास हो गया 7 मंथ्स। तो मुझे एक किलो री ऑर्डर कितना बनेगा आपके पास, 70 इंटू 7 कितना आपके पास आ गया। हाँ जी कशिश, कितना आपके पास आ गया, काउंट हो जाती है, कितना आपके पास आ गया 490। तो बच्चों आपके पास रीऑर्डर लेवल कितना यहां पर आ जाएगा 490। अगला बच्चों पॉइंट आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल कैसे निकालोगे, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम डिलीवरी पीरियड। रीऑर्डर लेवल कितना आपके पास आया था 490। क्या रीऑर्डर क्वांटिटी दी हुई है आपके पास, कितना दिया बच्चों यहां पर 250। मिनिमम कंजम्पशन कितना दिया हुआ है, मिनिमम कंजम्पशन 20 यूनिट्स। और मिनिमम डिलीवरी पीरियड कितना दिया हुआ है 5 मंथ्स। तो बच्चों आपके पास कितना हो जाए 100, 150, 640। तो मैक्सिमम लेवल कितना आपके पास 640 आ रहा है ना, मैक्सिमम लेवल कितना आपके पास है 640। डन बच्चे यहां पर। ऐसे आपको क्या निकालना है, मिनिमम लेवल। अब मिनिमम लेवल का फॉर्मूला बच्चों क्या बनेगा, मिनिमम, जवाब आ रहे बच्चों साथ साथ, मिनिमम लेवल के बच्चों फॉर्मूला क्या बनेगा, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल डिलीवरी पीरियड। अब मुझे एक चीज बताओ, आपके पास रीऑर्डर लेवल कितना आया था, भूल गए क्या, कितना आया था 490 माइनस नॉर्मल कंजम्पशन कितना दिया हुआ है, नॉर्मल कंजम्पशन कितना दिया हुआ है 50 यूनिट्स, ठीक है। और नॉर्मल डिलीवरी पीरियड कितना दिया हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी पीरियड कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। फिर क्या करोगे, दो चॉइस आपके पास है, एक क्वेश्चन छोड़ के आने की, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो एजम्पशन लो यहां पर, ठीक है ना। ये आदत आनी चाहिए, मैं मजाक में बोलता हूं, पर जिस बच्चों एजम्पशन लेनी नहीं आती ना बच्चों, वो एग्जाम में फंसता है, ठीक है ना। एजम्पशन लेनी आपको आनी चाहिए कि क्वेश्चन हमें सॉल्व करके आना है। तो नॉर्मल डिलीवरी पीरियड नहीं दिया तो आप क्या लोगे, एवरेज। कैसे निकालोगे, मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड प्लस मिनिमम डिलीवरी पीरियड डिवाइड बाय 2, कितना आपके पास आ जाएगा 6 यहां पर आ जाएगा, 5 + 7 डिवाइड बाय 2, कितना बच्चों बचा आपके पास 190। तो 190 आपके पास आ जाएगा मिनिमम लेवल। इसके बाद आपको क्या निकालना है, एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल क्या होता है, मिनिमम लेवल की कंजम्पशन, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2। बच्चों मैक्सिमम लेवल कितना आपके पास आया था, अब सर कहां याद, 640। मिनिमम लेवल कितना आपके पास आया था 190 डिवाइड बाय 2। तो बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा 640 प्लस 190 डिवाइड बाय 2। एक तरीका और बनता है, कौन सा, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। बच्चों मिनिमम कितना आपके पास आया 190 प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर कितना दिया हुआ है 250, कितना आंसर आपके पास आ जाएगा 350। डन बच्चों, यहां पर डेंजर हमने अभी नहीं किया है, यहां तो कोई डाउट, इतना हो जाएगा, करीबन नोट डाउन। हाँ जी ऑनलाइन बच्चों, समझ में आ रहा आप लोगों को। तो यही बच्चों तरीका हमारा रहेगा कि बेसिकली पहले हम बात करेंगे आराम से,
और नोटिंग का कोई प्रेशर अपने को नहीं होना चाहिए, पहले आराम से समझो, और जब सारी बातें हो जाएंगी फिर आराम से नोटिंग करेंगे। अब बच्चों पॉइंट बी हर एक का हो गया है, पॉइंट बी ऑल डन। बच्चों प्रॉपर नोट्स मेंटेन करो, प्रॉपर रजिस्टर लेके आओ, अगर आपका रिजल्ट नहीं भी आया तब भी। हो गया बच्चों?
लास्ट पॉइंट सुन लो एक बार। अरे हमने आज किया क्या है, एक एग्जाम्पल किया सुबह से लेकर अभी तक। अकाउंट्स में हम नोटिंग की है, जहां भी नोटिंग कर रहे हो, एक एग्जाम्पल किया बच्चों पूरे दिन में। 9:30 बजे आप आए थे, 1:45 हो चुका है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप सोच लो आराम से। लास्ट पॉइंट, डेंजर लेवल। देखो बच्चों, आप बाइक ड्राइव करते हो, मुझे एक्टिवा है नहीं मालूम, पर बाइक में मान लीजिए आपकी प्रैक्टिस है भाई 100 रुपए तेल मिनिमम होना चाहिए, शाम गेड़िया मारनी है, 100 रुपए तेल मिनिमम होना चाहिए। मेरी बात समझे यहां पर, ये मिनिमम हो गया। उससे नीचे चला जाए ना तो आपको टेंशन नहीं होती है। पर बाइक पे क्या लगती है, चौक। मुझे एक्टिवा नहीं मालूम है कि वहां पे होती है चौक, मतलब क्या होता है? अरे वो नहीं होता है बच्चा। चौक मतलब क्या होता है, जब आपकी टू व्हीलर के अंदर जो पेट्रोल है उसका जो लेवल है वो काफी डाउन हो जाता है, बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, और आपको चौक लानी पड़ जाए। इसका मतलब क्या होता है कि अब जो तेल है वो जल्दी समाप्त होने वाला है, या तो आप टंकी को रिफिल कर लो या फिर आपको घसीटनी पड़ेगी। इतनी सी बात है, मेरी बात समझे यहाँ पर। तो वो एक डेंजर का साइन आपके पास आ गया कि इससे बिलो चला गया तो आपके लिए डेंजर साइन है। तो ये बच्चों हमारे पास क्या होता है, डेंजर लेवल। कि यार इससे बिलो चला गया तो जो आपका प्रोडक्शन है वो सारा सारा क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। घर के अंदर भी बच्चों एक मिनिमम अमाउंट होता है, एक मैक्सिमम अमाउंट होता है, और एक इमरजेंसी फंड होता है जो किसी भी हाल में इस्तेमाल करके वहां पर नहीं चलते हो, अनलेस देयर इज सम इमरजेंसी। मेरी बात समझे यहाँ पर। इसको आप क्या बोलते हो, डेंजर लेवल कह के यहाँ पर चलते हो। तरीका क्या बनता है, आमतौर पर कितनी कंजम्पशन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय इमरजेंसी डिलीवरी पीरियड। और क्वेश्चन के अंदर इमरजेंसी डिलीवरी पीरियड ना दिया हो तो आप अपनी मर्जी से जो मिनिमम है वो ले सकते हैं या उससे कम लेके यहां पर चल सकते हैं। मेरी बात समझे ध्यान से। जैसे बच्चों आपके पास इस एग्जांपल में अगर मुझे डेंजर लेवल निकालना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, नॉर्मल कंजम्पशन। कितनी बच्चों मेरे पास है, 50 यूनिट्स, मल्टीप्लाई बाय इमरजेंसी डिलीवरी पीरियड। कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। तो जो मिनिमम है उसको ढूंढो, कितना आपके पास है, 5। या 5 लो, 4 लो, 3 लो, 2 लो, 1 लो, आपकी चॉइस है। ठीक है, ये हमने बच्चों सोल्यूशन किया हुआ है। नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर विल बी डिफरेंट। और यही बात मैंने आपको लिखवाई हुई है। If emergency delivery period is not given in the question, then presume any time equal or below minimum delivery period। तो इमरजेंसी नहीं दिया हुआ है तो जो मिनिमम डिलीवरी पीरियड है वो ले लीजिए या उससे कम लेके वहां पर चलिए, पर कोई एक, यानी सब में ध्यान आपको किसी एक लेवल पर, 5 4 3 2 कोई भी लेवल वहां पर ले लीजिए, जीरो मत लेना भाई। डिलीवरी करने में टाइम तो लगेगा अल्टीमेटली, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, जीरो मत वहां पर मान लेना। समझिए अच्छी बात है। यहां पर करिए नोट डाउन डेंजर लेवल, फटाफट नोट डाउन करिए, फटाफट जाइए। तो ट्यूसडे बच्चों आपकी 2 क्लास होंगी, अकाउंट्स की हम एक ही लेंगे बट लेंथी। उससे जो आपके मल्टीपल ब्रेक है वो आपके बीच में नहीं आएंगे और अननेसेसरी टाइम आपका वहां में नहीं लगेगा। ठीक है, और एक क्लास आपकी कॉस्टिंग की। तो 9:30 आपकी अकाउंट्स होगी, 9:30 से मान के चलिए अराउंड 11:45 क्लास चलेगी आपकी, 2 hours 15 minutes। तो हम एक ही ब्रेक लेंगे वहां पर। आज थोड़ा ब्रेक ज्यादा लंबा चल गया, बीच में कोई आ गया था तो उस वजह से ब्रेक लंबा हो गया। और फिर एक प्रॉपर ब्रेक आपको मिल जाएगा हाफ एन आवर का, और फिर हम जो अपना कॉस्टिंग है उसकी क्लास लेंगे, ताकि 2 क्लास के बीच में क्लास हमारी लंबी हो और ब्रेक भी आपको पूरा मिले, ताकि आप आराम से रिफ्रेश होके खा पी के घूम फिर के आ सके। डन बच्चे, यहां पर हो जाएगा, कर लोगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।